ये माइंड पंप, पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं और उसके बाद कल हम लोगों ने क्या बात किया था, थोड़ा सा क्लास को वहां से जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में मैंने आपको इस बात की जानकारी दी थी कि विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड, ठीक है, आपका क्वांटिटी, आपका हेड और पावर किस किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या कर्व शो करेगा, जिसमें हम लोगों ने एक सार निकाला था। क्या निकाला था हम लोगों ने एक सार कि क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। एन, व्हाट इज एन? एन इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ इम्पेलर, ये बात हुई थी। इसके बाद हमने क्या लगा, हेड, हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। एंड पावर, आपका पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ये तीन चीजें हमने कल पढ़ी। तो इसको मैंने आपको, देखिए हर चीज का बेसिक फॉर्मूले को याद रखिएगा। कई बार बेसिक फॉर्मूला ना याद रखने से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। जैसे क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर विच कैन बी डिलीवर्ड, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब भी समझते चलिए कि जैसे जैसे आप इंपेलर का स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप इंपेलर का स्पीड बढ़ाएंगे, जो किसी का कॉल आ गया था, चलिए जस्ट अ सेकंड, मोबाइल ऑफ करना भूल गया था। देखिए जैसे जैसे आप इम्पेलर का स्पीड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्वांटिटी जो डिलीवर हो रही है डिलीवरी हेड में, वो उतना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, ठीक है। हेड, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ इम्पेलर का स्पीड जब दोगुना कर देंगे, डबल मतलब एन का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर मतलब चार, चार का स्क्वायर मतलब 16, अगर 16 टाइम्स कर देते हैं स्पीड, तो आपका हेड जो है वह बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। अब पावर, इसको मैंने आपको बोला था बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एल इंटू एच डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 76.15 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ब्रेक हॉर्स पावर को बताई थी। ये फॉर्मूले को इसलिए बोला था, लिखते चलेगा। एल जो है आपका, व्हाट इज एल? दैट इज लेंथ, क्वांटिटी, सॉरी, एल इज क्वांटिटी, ठीक है। और व्हाट इज एच? एच इज दैट इज एच, एच इज हेड, ठीक है। ठीक, अब क्या होना है इसमें कि एल एच 60/76.15 है कि 1 2 सेट है, देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। ये मैंने ब्रेक हॉर्स पावर बताया था। लेकिन इसके साथ ही मैंने वो बोला था कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ये कैसे आया? पावर जो है, पंप का जो पावर है, वो एक्चुअल में ये एन क्यूब कैसे हुआ? देखिए, आप तो ये बात जानते होंगे कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है। वेलोसिटी बराबर रूट टू जी एच, ये 11th का फॉर्मूला है। क्लास 11th में जब हम पैराबोलिक इक्वेशन बनाते हैं, तो वहां पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो इसको अपन, ये आपका वैसे तो बायंसी जो है, बर्नौलिस थ्योरम, वहां से आप इतना समझ लीजिए कि वी स्क्वायर, देखिए इसका क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 2g
एच। ये आपको समझ में आ गया वेलोसिटी। अब इसी वेलोसिटी v बराबर क्या बोला था मैंने, v बराबर होता है पाई डी एन। ठीक है, पाई क्या है, पाई डी एन, डी मतलब डायमीटर और एन मतलब नंबर ऑफ रोटेशन विथ पर सेकेंड। अगर पर सेकेंड की बात किया पर मिनट की बात किया जाए तो 1 मिनट में पर सेकेंड 60 डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए, ये पर सेकेंड निकल आएगा। ये आपका v हो गया। तो जब हम इसका डेरिवेशन सिखा रहा हूं मैं, क्या था, तो ये जो आपका है, ये जो v की वैल्यू है, इस v की वैल्यू को अगर हम उठा करके यहां रख देते हैं तो क्या निकल के आएगा, पाई डी एन बाई 60 का होल स्क्वायर, v की वैल्यू रख रहा हूं ना, फिर इज इक्वल टू 2gh। और ये h क्या है, h ही तो हमारा हाइट है। h क्या है हमारे पास, हाइट, दैट इज रो जी एच। ये जो होता है ना रो जी एच, पावर क्या होता है इनका, पावर बराबर क्या होता है इनका केस ऑफ पंप, रो जी एच मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। पावर इसका तो क्या है, जनरली हम नॉर्मल पावर कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए, सॉरी, देखिए पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स। देखिए पावर स्क्वायर टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ बैक स्पेस, देखिए पावर स्क्वायर टू क्या है, हाइड्रोलिक पावर इज डिफाइंड इन द फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द किलोवाट। मतलब क्वांटिटी से जब हम प्रेशर को, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, इसी को हम इंटर पावर कहते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, पावर को अगर मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूं, पावर जनरली क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ वाटर पावर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, दैट इज पी। पावर को अगर मैं इसे पी एच लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई क्यू, ये आपका हुआ। तो अब ये प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना निकाले हैं, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर को ही हम किस क्या बोलते हैं, रो जी एच। ये बायोसी, ये आपको जब मैंने बर्नौलिस थ्योरम पढ़ाया था तब मैंने बताया था, रो जी और एच। ठीक है, अब देखिए जब मैंने ये पाई डी एन बाई रूट टू, तो हमने क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर एच निकाल रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास एच आ जाएगा तो हम पावर की जगह पर ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एच बराबर, अब बताइएगा एच बराबर मैं ये लिख सकता हूं, पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 का क्या होता है स्क्वायर, 3600 मल्टीप्लाई बाई 2g। ये जो 2g है यहाँ नीचे उठ के आ गया, तो h बराबर क्या निकल गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अभी निकली है h। अब पावर इक्वल टू क्या हुआ, पावर इक्वल टू मैंने आपको बताया P बराबर रो जी एच, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि रो जी और एच की वैल्यू हम कहां से रख देंगे, यहां से। तो अपने पास क्या आ गया, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर
ठीक है, अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाई 2g। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये होता है क्यू बराबर क्या होता है, क्वांटिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होगा सबको। अब वेलोसिटी बराबर मैंने क्या बोला था, एक पेज में आ जाता है ये चीज तो ठीक रहता है। जस्ट अ सेकेंड, एक पेज और खोल लिया जाए। अभी परेशान मत हो जाएगा कि सर इतना बड़ा हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी रुक जाइए। यहां पर लिखा पावर इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। प्रेशर रो जी एच और क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब रो जी मल्टीप्लाई बाई एच अपन कितना निकाले हैं, पाई का स्क्वायर डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 2g मल्टीप्लाई बाई एरिया। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी एन बाई 60, ये लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो g है ये g है, कैंसल आउट हो गया, और बाकी सारी चीजों को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको निकल के आएगा रो, ये पाई और ये पाई मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, पाई क्यूब मल्टीप्लाई बाई ये डी तो क्या हो जाएगा, डी क्यूब मल्टीप्लाई बाई एरिया, और ये एन आपका हो जाएगा एन क्यूब डिवाइडेड बाई 3600 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 60। अब ये आपका नीचे वाला क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, इम्पेलर का डायमीटर कांस्टेंट है, आपका जो एरिया जिसमें पानी भर रहा हुआ कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, पावर। तो क्या पावर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि पावर इज, सारी चीजों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। ये यहां से आपका पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्पेलर का स्पीड का 3 गुना, 3 टाइम्स, जिसमें हम क्यूबिक पैराबोला बताया था मैंने कल। ठीक है, ये चीजें समझ में आई, डेफिनेशन जो मैंने सारा प्रूफ किया, इसीलिए ये चीजें आपको समझ में आए कि एक्चुअल में ये आया कहां से है। तो इसमें आपको बेसिक चीज ये याद रखना है कि पावर, ये बेसिक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी। ठीक है, जनरली अगर आपका नॉर्मल पानी पे बात ना किया जाए, हाइड्रोस्टेट की बात ना किया जाए, तो नॉर्मल होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन in terms of hydrostat we have to learn that power is equal to pressure multiplied by quantity। ठीक है, अब क्वांटिटी क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, क्वांटिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, ये आप सब जान रहे हैं, इस फॉर्मूले को बेसिक है, स्टार्टिंग मैंने इसी से किया था कि ये क्या बताता है कि किसी पाइप में अगर एरिया ज्यादा होगा किसी जगह पर तो वेलोसिटी कम होगा, और सेम चीज किसी जगह पर अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मतलब एरिया कम होगा। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, सी लिख दीजिए। जहां एरिया ज्यादा होगा, देखिए जहां एरिया बड़ा होगा वहां वेलोसिटी कम होगा, और जहां वेलोसिटी किसका, पानी का, जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है, तो वहां एरिया कम होगा। आप देखोगे नॉर्मल सी चीज है, आप अगर अपने यहाँ पर आधी इंची का पाइप लगा दीजिए तो बहुत आसानी से उसमें से प्रेशर बहुत ज्यादा तेज बढ़ता है, और वहीं बड़ा सा पाइप लगा दिए 2 इंची का, ठीक है, तो वहां पास अपने आप एरिया बढ़ा दिया तो वेलोसिटी अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, मैं आपको कुल मिला के ये डिफाइन कर रहा था। तो वापस आते हैं हम लोग अपने, तो अपन ये 3 चीज कल पढ़े थे, ये कहां से तीनों चीजें समझ में आ गई। ये हेड कहां से आया था, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, क्वांटिटी कहां से आया, क्वांटिटी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ इम्पेलर, फिर हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का 2 गुना, और पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का 3 टाइम्स। ठीक है, ये और बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि क्वांटिटी को हम एल से दिखा रहे हैं, आप दिखा सकते हैं क्यू इंटू एच। एक काम करिए, इसको क्यू से दिखा दीजिए तो आपको याद रहेगा, क्यू मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एच, लेकिन ये हमेशा लीटर
पर मिनट पे होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, लीटर पर मिनट, ठीक है, क्यूबिक मीटर पे नहीं होना चाहिए, मीटर क्यूब पे, ये लीटर पर मिनट में होना चाहिए क्यूब। और एच जो है हेड, हेड आप नॉर्मल मीटर पे होगा, ठीक है। वाटिसिटी और एफिशिएंसी को आपको परसेंटेज पे नहीं रखना, जैसे अगर 90% है तो 0.9, कल इसका मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, ये डायरेक्ट आया हुआ सवाल है, कुछ भी इसमें अलग नहीं पूछेगा, बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ब्रेक हॉर्स पावर। अब ये ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, इसको हम समझने के लिए हमको एक और कैरेक्टरिस्टिक, अभी ये कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़े विद रेस्पेक्ट टू स्पीड पढ़े हैं, अब एक दूसरा पेज में खोल रहा हूं जिसमें हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी, ब्रेक हॉर्स पावर और क्वांटिटी, एफिशिएंसी, ब्रेक हॉर्स पावर और क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू, सॉरी, ब्रेक हॉर्स पावर एफिशिएंसी को विथ रेस्पेक्ट टू हम क्वांटिटी पढ़ेंगे। अब ठीक है, ये चीजें समझ आ रही है, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम ब्रेक हॉर्स पावर एफिशिएंसी और हेड को विथ रेस्पेक्ट टू हम पढ़ेंगे क्वांटिटी। कुछ डाउट है? देखिए इनका नोट्स बनाते चलेगा, कुछ चीजों को मैंने, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और इन चीजों को मैं अपने नोट्स पे नहीं डाल रहा हूं, इस कारण की क्लास की महत्वता खत्म ना हो। चलिए, कई लोग हैं जो नोट्स को उठा करके पढ़ना चालू कर देते हैं। अब इसमें हम लिख लीजिए, एक टॉपिक लिख लीजिए, वह मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व विथ रेस्पेक्ट टू, कैरेक्टरिस्टिक कर्व विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है। क्या क्या रहेगा इसमें, पहला डाल लीजिए आप हेड, दूसरा डाल लीजिए एफिशिएंसी पंप की, और तीसरा डाल लीजिए ब्रेक हॉर्स पावर। ये किसी कुछ डाउट है तो पूछते रहो भैया, मैं अब इसलिए अपना व्हाट्सएप नंबर ये दे चुका हूँ, चैट सेक्शन में कुछ डाउट है जो पिछला पुराना मैंने कराया, पूछते चलिए पंप के केस में। बाकी इसके बाद हम कुछ ये एमसीक्यूज में लाया हूँ, लास्ट ईयर के कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ उसको हम जस्ट, तो अभी तक जो मैं छाट चुकी हूँ कि टॉपिक वाइज में क्या होता है ना कि छाटना पड़ता है पेपर में, क्योंकि ऐसे तो आता नहीं कि पंप का न्यूमेरिकल, पंप का ये, तो मैंने एक एक करके उस चीज को निकाली है। ये देखिए इसको, अच्छा एक चीज और है, सेंट्रीफ्यूगल और टरबाइन पंप में अलग अलग केस नहीं होता ना, दोनों एक ही केस है इसमें। अब क्या होता है, ये मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ, ये आपका है क्वांटिटी, ठीक है, और इधर जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा, हेड, हेड है, एफिशिएंसी को ई दिखा रहा हूं, और बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर। चलिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक पंप है, ठीक है, ये आपका एक पंप है, पंप के बाद आपका एक वॉल्व लगा हुआ है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4, ये आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए, आप स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते बराबर वो पानी तो नहीं फेंकेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, वह स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप पानी, जब भी पंप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो डिलीवरी वाल्व रहता है वह बंद रहता है, ये बात को सब जानते होंगे। क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर किसी भी पंप से डिलीवर होगा, डिलीवरी, आप इसको क्वांटिटी से ज्यादा डिलीवरी भी लिख सकते हैं, डिलीवरी। अब इसमें आप ये देखिए कि आप जब पंप को स्टार्ट करेंगे उस समय आपका डिलीवरी पाइप बंद रहता है, रहता है कि नहीं रहता, डिलीवरी जो वॉल्व है। अब डिलीवरी वॉल्व जब बंद है तो उस समय क्या होगा कि आप जैसे जैसे आपका जो हेड है, ठीक है, क्वांटिटी 0 रहेगी, एट द स्टार्टिंग पॉइंट क्वांटिटी 0 रहेगी, फिर एक समय आएगा कि आपका डिलीवरी जो हेड है वह क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आप पानी बढ़ते चलेगा,
और जो कि फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं, शॉक लॉस हो रहा है, तो एक समय के बाद जैसे ही डिलीवरी, जब तक प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो क्या होता है, जनरली क्या होता है कि पानी जो है या कोई भी चीज है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर कोई भी चीज हो, ठीक है। तो आप एक्चुअल में करते क्या है, जैसे आपका जो ये पंप है, ठीक है, ये पंप है, मान लीजिए ये आपका सक्शन हेड है, ये आपका डिलीवरी हेड है। तो ये आपका पानी है, यहां पास आपका कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इस जगह पर आपका क्या है, प्रेशर है, यहां पास भी कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं कि जैसे ही आप पंप से मोटर से जैसे ही हम पंप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस जगह पर क्या हो रहा है, वैक्यूम बना रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हल्का प्रेशर क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है। जैसे वैक्यूम कर रहा है ना, तो पानी क्या है, ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर हो गया, तो पंप इधर की ओर फेंकना चालू कर देता है, पानी ऊपर की ओर चढ़ना चालू कर देता है। एक प्रकार से जैसे आप मान लीजिए कि नारियल पानी है, नारियल पानी को रखे हुए हैं, और जैसे स्ट्रॉ को मुंह में डाले, तो आपने क्या किया, मुंह के पास जो स्ट्रॉ का जो एक एंड है, वहां पास आपने क्या किया, लो प्रेशर। आप क्या करते हो, खींचते हैं, तो खींचने समय आप क्या करते हैं, वहां पास लो प्रेशर कर देते हैं। और अंदर में जो है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नारियल पानी में, या फिर कोक में, या फिर आप पेप्सी में, जो भी कुछ आप पसंद करते हैं, तो जब आप नीचे की ओर डालते हैं, वहां एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर पड़ रहा है। और जो आप अपने पास उस पॉइंट पे, जैसे कि आपका मान लीजिए कि ये ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए आपने ये स्ट्रॉ लिया, ये स्ट्रॉ से मुंह पे, अब इसमें क्या है, यहाँ पास इस पॉइंट पे आपने क्या किया, प्रेशर कम कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और जैसे ही आपने यहाँ का प्रेशर कम किया मुंह से खींचने के बाद, खींचने के कारण, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ का प्रेशर कम है। इस कारणवश क्या होगा कि ये ऊपर की ओर उठना चालू हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप स्टार्टिंग में आपने क्या किया, डिलीवरी हेड को बंद करके रखा, तो मतलब कि इसके बाद और आपने प्रेशर चालू कर दिया, तो इसका जो हेड का कर्व है वो कैसे बनेगा, ये मान लीजिए स्टैटिक हेड है, इसका जो कर्व है ये बनता है ऊपर की ओर जाते हुए, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए यहां पास क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में आपने क्वांटिटी जीरो थी, देखिए क्वांटिटी जीरो थी, जब आपने डिलीवरी हेड का डिलीवरी वॉल्व नहीं खोला था उस समय क्वांटिटी जीरो थी, ठीक है। और हेड कितना था, हेड इज मैक्सिमम, हेड इज मैक्सिमम। तो अपन ये लिख सकते हैं, हेड जब होगा मैक्सिमम तो क्वांटिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि जब पंप को स्टार्ट करते हैं उस समय तुरंत डिलीवरी सेक्शन को नहीं खोला जाता है। इसलिए इस बेसिक पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी पंप स्टार्ट करते हैं तो डिलीवरी हेड आपका वॉल्व, डिलीवरी वॉल्व जो है बंद रहता है। तो जब इस ग्राफ से समझ में आ गया होगा, मैं लाल पेन का उपयोग करता हूँ, थोड़ा सा ये गलत बन गया है, थोड़ा सा ये गलत बन गया, ठीक है। ये जो है, ये मान लीजिए ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे आता है। अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आपने डिलीवरी हेड क्वांटिटी जीरो था, एट द सेम टाइम आपका ये वाला जो पोर्शन है हेड मैक्सिमम था, तो हेड इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ, हेड इज मैक्सिमम, क्वांटिटी इज जीरो। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आप डिलीवरी वॉल्व को खोल रहे हैं, तो वैसे वैसे आपका क्या है, वैसे वैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है, क्योंकि देखिए आपने, ये आपका डिलीवरी वॉल्व था, इस वाल्व को जैसे ही आप खोलेंगे तो पानी पहले इतने पोर्शन से जा रहा है, फिर और जाएगा, फिर और जाएगा, फिर जब पूरा खुल जाएगा तो पूरा तरीके से जाएगा।
तो क्या हुआ, ये जो पॉइंट है यहां पास आपका वॉल्व पूरी तरीके से खुल गया है। कर्व को समझ लीजिए, ये कर्व आता है, डायरेक्ट आता है, तो ये कर्व, इसका मतलब है आपने डिलीवरी वाल्व इस पॉइंट पे पूरा खोल दिया है, क्योंकि क्वांटिटी मैक्सिमम इस पॉइंट पे दिखा रही है। समझ में आ रहा है ये कर्व कैसा है? जब, ठीक, इस पॉइंट को याद रखें कि पंप को कैसे चलाया जाता है, डिलीवरी वाल्व बंद करने पर पंप चालू किया जाता है और हेड को उस समय आपका पंप मैक्सिमम करता है, फिर धीरे धीरे करके हम वॉल्व खोलते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को याद रखिएगा। तो जैसे ही आपने वॉल्व देखिए, वॉल्व कहां से खुल रहा है, यहां से लेकर के इस पोर्शन तक वॉल्व पूरा खुल गया है। अब जैसे ही वॉल्व पूरा खुला तो यहां पास आकर के मैक्सिमम पॉइंट हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि जो कि फ्रिक्शन लॉस, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस भी हो रहा है और शॉक लॉस भी हो रहा है। शॉक मतलब झटका लगता है, जैसे मोड़ ओड़ पे पाइप को जहां मोड़ा तोड़ा जाता है, सीधे तो एकदम होता नहीं है माइंस पे, तो शॉक लॉस के कारण धीरे धीरे आपका देखिए क्वांटिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस पॉइंट पे क्वांटिटी कम हो गया है, इस पॉइंट पे और कम हो गया है, और एट दैट टाइम धीरे धीरे करके वह कांस्टेंट हो जा रहा है। फिर जैसे ही उसने अपने लॉसेस को, जो फ्रिक्शन लॉस है और शॉक लॉस को पार कर लिया, इसके बाद उसमें क्या हो गया, कांस्टेंट डिलीवरी चालू हो गई लगातार। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 90 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी क्वांटिटी चालू हो गई। ये आपका हेड का कर्व है। दूसरा हम कर्व बनाने जा रहे हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी का जो कर्व है ये सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन एफिशिएंसी स्टार्टिंग से ही पंप की चालू है, तो इसका जीरो से बनेगा। जब जीरो था हेड तो क्वांटिटी भी जीरो थी। धीरे धीरे करके एफिशिएंसी बढ़ी। कहां पास बढ़ी है, एट द सेम टाइम जब पूरा का पूरा वॉल्व खुल गया तो उस समय पर एफिशिएंसी बढ़ते हुए चली गई है। ठीक है, तो एफिशिएंसी का कर्व जो है वो ऐसा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हल्का नीचे गिरेगा। ये कर्व थोड़ा सा ऐसे ऐसे आकर के ऐसे नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एफिशिएंसी मैक्सिमम थी जब मोटर का हेड स्टार्टिंग पोजीशन था, लेकिन बाद में जब उसे फ्रिक्शन और शॉक लॉसेस हुआ तो उसके बाद वह थोड़ा सा एफिशिएंसी कम हुई है। स्टार्टिंग में एफिशिएंसी पूरी थी। ठीक है, तो प्रोसेस को याद रखिएगा। अब तीसरा है आपका बीएचपी। बीएचपी का भी जो कर्व है एफिशिएंसी से कम ही जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर, लेकिन सेम ऐसे ही जाता है, बस और नीचे पे। ठीक है, ये बीएचपी का कर्व है और ये एफिशिएंसी का। ठीक, अभी डायग्राम में पता चल जाएगा। ये चीजें आपकी है क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक, एफिशिएंसी, बीएचपी और ये हेड। तो कल वाला कर्व भी आप याद रखिएगा और आज वाला भी। डायग्राम में अभी आपको नोट्स में मेरे है दोनों चीजें। अब आपको एक चीज मुझे बताना है, कैविटेशन। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की ओर से, मेरी ओर से लास्ट टॉपिक रहेगा कैविटेशन। इसके बाद आपका थोड़ा सा मैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बात करूंगा। अब इसमें क्या होता है कि कैविटेशन क्या होता है कि आप एक बात को समझिए कि जब भी आप पंप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका एक सक्शन हेड जो होता है वह कांस्टेंट होता है। मतलब जब पंप को बनाया जाता है तो उसके हिसाब से ही सक्शन हेड रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये पंप है, इस पंप में ये वाला पार्ट डिलीवरी पार्ट है, ये आपका सक्शन पार्ट है। अब मान लीजिए क्या मैं सक्शन पार्ट को खूब बढ़ा दूं, सक्शन पार्ट को अगर मैंने खूब बढ़ा दिया तो क्या ये पानी खींचेगा ऊपर की ओर? बहुत प्रॉब्लम होगी, पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो सक्शन जो लेंथ है, ठीक है, सक्शन हेड जो है उसे पंप बनाते समय ध्यान पे रखा जाता है। इसे बहुत लंबा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक लिम्का की बोतल है और आप दूसरे मंजिला पे चढ़ गए हैं और वहां से जब आप किसी भी कोक को पाइप के माध्यम से खींचेंगे तो क्या वो खिंचाएगा? दूसरे दूसरे मंजिला पे, ये आपका सेकंड फ्लोर है, तो क्या वो खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, खिंचाएगा भी तो थोड़ा थोड़ा।
ठीक है। तो हम इस बात को, पंप को बैठाने से हम इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये जो खींचने का जो प्रोसेस है, ये जो वैक्यूम बनाने का प्रोसेस है, वह इतना ही हो कि ये पंप पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाए, इतना ही हेड रखते हैं। तो क्या होता है कि जब भी मैंने बताया कि जब भी प्रेशर, जो प्रेशर होता है कम, आपका यहाँ पास ज्यादा होगा और यहाँ प्रेशर कम होगा, तभी पानी ऊपर की ओर जाएगा। तो ये जो पंप हम चालू करते हैं, तो जैसे ही घूमता है तो यहाँ का प्रेशर को वह कम कर देता है, तो पानी ऊपर की ओर खींचने लग जाता है। तो क्या होता है कि देखिए, जब जब आप प्रेशर कम कर रहे हैं, इसका मतलब कि पानी का यहाँ टेम्परेचर जो है एक बार पे, एक 1 बार पे, वजह से आप पढ़े होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 बार। ठीक है। तो सेम टाइम पे पानी ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक। और आपने मान लीजिए कि बहुत ज्यादा दूर बैठा दिया है, तो क्या होगा, बीच बीच में वह एयर लेना चालू कर देगा। इतने दूर में अगर आप पंप को कनेक्टिविटी डाले हैं, तो कहीं ना कहीं से वह एयर लेना चालू कर देगा, और पंप के पास से भी सही से खिंचाव नहीं होने के कारण वह एयर लेगा। और जो एयर के जो बबल्स है ना, एयर जो बबल्स के रूप में ऊपर आएंगे, और जैसे ही वो बबल्स के रूप में बाहर आएंगे, ऊपर की ओर आएंगे, तो एट द सेम टाइम इसमें हजारों की संख्या पे मार पड़ता है बबल्स का, एयर बबल्स का। किसमें? आसपास के पंप में, डिलीवरी पाइप में, इसमें क्या बबल्स का मार पड़ता है। और अंदर से वह कैसा हो जाता है, कैविटी, मतलब कि उसमें अंदर अंदर से क्या होता है, टूटने, मतलब जंग खाना नहीं, मतलब क्या बोला जाए, गड्ढा टाइप का हो जाता है। जैसे कि ये है ना, आपका ये जो पाइप है, तो ये मान लीजिए 2 लेयरिंग है, तो ये ऐसा 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 दिखेगा अंदर से, कैविटी, उसी को बोलते हैं कैविटेशन। ये देखिए, ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जो ऊपर आ रहा है वो बबल्स के फॉर्म में लंबा हेड हो जाने के कारण। इसके कई सारे कारण हैं कि कैविटेशन के क्या क्या कारण हैं। देखिए, सबसे पहले आपका कैविटेशन को फ्लो डाउन करने के लिए, मतलब कम करने के लिए क्या किया जाता है, एयर वेसल लगाया जाता है, फिटिंग एंड एयर वेसल ऑन द सक्शन रेंज। ये देखिए, सक्शन रेंज, ये जो आपका सक्शन रेंज है, सक्शन रेंज में कहीं भी आपका एयर वेसल बैठाया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कैविटी लेके आ रहा है, वह इस एयर वेसल से पहले ही बाहर निकल जाए, इस कारण से पंप में मार ना करे, या पंप के डिलीवरी हेड में मार ना करे, या पंप के फ्लेंजेस में मार ना करे, इम्पेलर में मार ना करे। इस कारण से इस चीज को किया जाता है। तो एयर वेसल का जो काम है, टू ओवरकम द कैविटेशन, ये सबसे पहला याद रखिएगा। इसके साथ ही वह एसिलेरेशन को भी कम करता है, कि बहुत ज्यादा तेजी से अगर एसिलेरेट हो रहा है, जो इनके बीच में पानी और इसके पंप के बीच में जो हवा है, तो वह हवा बाहर क्यों निकल जाए और इसको नुकसान ना करे, पहला। दूसरा क्या है कि अगर आपने, ठीक, और अगर कैविटेशन से आप बचना चाहते हैं, तो कैविटेशन से बचने के लिए आप पंप का जो स्पीड है उसे स्लो रखिए। ठीक है। अगर एक तरफा आपने बहुत तेज स्पीड में पंप को डिलीवरी दे दी, मान लीजिए कि आपने जब पंप स्टार्ट किया, अचानक से बहुत तेजी से चालू चालू हुआ पंप को, ठीक है, तो उसमें भी आपका कैविटेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कैविटेशन से बढ़ने के लिए सबसे पहला क्या है, स्लोइंग डाउन द पंप स्पीड, पंप की स्पीड को स्लो रखिए। ठीक है। दूसरा, फिट एयर वेसल ऑन सक्शन साइड। सक्शन साइड में आप क्या करिए, एयर वेसल को बना के रखिए। दूसरा,
आपका जो सक्शन हेड है, जितना आपका पंप का मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जा रहा है उससे ज्यादा ये जो आपका सक्शन हेड है बहुत ज्यादा लंबा ना किया जाए। और एक जो चौथा है, हो सके तो पानी के लेवल से नीचे रखिए पंप को। हो सके तो मान लीजिए कि आपका सम्प ये है, ठीक है, तो सम्प पे एक वॉल बना करके इसके लेवल से नीचे रखें, तो ऐसी पोजीशन पर आपको कैविटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसी ऐसी इसमें कैविटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब इसके साथ ही कभी कभी कैविटी और भी बन जाती है। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो पानी यहाँ पास से गर्म है, ठीक है, पानी धूप के कारण, गर्मी के कारण यहाँ पास जनरली जो कैविटेशन है वो गर्मी के सीजन में बहुत बनती है। यहाँ पास गर्म है तो ऊपर का जो पानी लेवल है वह गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण जब यहाँ पास आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, पहले से, और यहाँ पास भी आपने जो चलाया तो यहाँ का भी प्रेशर कम हुआ, तो क्या होता है कि जब पानी ये बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो जब बॉइल होता है पानी तो कैसे होता है, हवा में ऐसे ऐसे आता है, ऐसा गर्म होता है तो ऐसा ऐसा होता है ना। जब किसी भी पानी को गर्म करेंगे तो आप देखे होंगे ऐसे बॉईल होता है ऊपर ऊपर, ऐसा ऐसा, तो एयर ले लेता है। तो ऐसा जो वो एयर लेता है तो यही चीज पंप में अंदर की ओर आती है, और जैसे ही वो पंप में अंदर की ओर आती है तो ये क्या करता है, हजारों की संख्या में इसे मार करता है, जिसका पंप के अंदर अंदर कैविटी बन जाती है चोट लगने के कारण। ठीक है, एक ये भी कारण है। अब आ जाते हैं, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब आते हैं पंप एंड मोटर के एमसीक्यू जो कि पुराने आए हुए हैं। चलिए देखिए, पहला छोटा कर लिया जाए। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? चैट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? पहला क्वेश्चन देखिए, वाई मल्टी स्टेजिंग, वाई मल्टी स्टेजिंग इज यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। मल्टी स्टेजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल, मल्टी स्टेजिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों? मल्टी स्टेजिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि आपका हेड जो है, मल्टी स्टेजिंग मतलब नंबर ऑफ हेड्स। क्यों? जैसे नॉर्मल एक इम्पेलर लगाया जाता है ना, तो मल्टी स्टेजिंग मतलब कई सारे इम्पेलर का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों किया जाता है? नंबर ऑफ इम्पेलर का उपयोग जब सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मल्टी स्टेजिंग। तो उसे क्यों किया जाता है? बनवारी लाल भैरवा जी, बनवारी लाल भैरवा जी का कहना है टू हाई एफिशिएंसी। बनवारी लाल जी, मैंने आपको हमेशा क्लास में ये चीज बताया है कि जब भी हमें हेड बढ़ाना होता है और हाई हेड, तभी हम इम्पेलर को बढ़ाते हैं। थर्ड, थ्री इज द राइट आंसर। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप इम्पेलर का उपयोग नहीं करते हैं, हेड बढ़ाने के लिए आप इम्पेलर का उपयोग करते हैं। जी, बनवारी लाल जी का आंसर सही है, हेड और हाई हेड। जितना ज्यादा आप इम्पेलर, नंबर ऑफ इम्पेलर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, आपने तो ये देखा होगा ना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इम्पेलर बढ़ाया जाएगा, क्या मैंने आपको क्या बताया है, हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर स्पीड, बताया है ना मैंने? ठीक है, और इसके बाद मैंने टरबाइन पंप में आपको बताया था ये चीजें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इम्पेलर बढ़ाया जाता है, हेड उतना ज्यादा बढ़ते चलता है। एफिशिएंसी मैंने कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नहीं बताया है। ठीक है, वैसे एन क्या है? एन इज द स्पीड ऑफ इम्पेलर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रहेगा, समझ में आई ये चीजें? नेक्स्ट देखिए, फॉर डिस्चार्ज क्यू, बहुत ही आसान सवाल है ये,
अभी का फॉर डिस्चार्ज क्यू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इज एन। ठीक है, क्या बोल रहा है? फॉर क्यू डिस्चार्ज के लिए, मतलब क्यू डिस्चार्ज के लिए आपका पंप का स्पीड कितना है? एन। फॉर डबल द डिस्चार्ज with the same head the specific speed will be। अगर आपका डिस्चार्ज डबल करना है, मतलब Q को 2Q करना है, तो आपका N कितना हो जाएगा? N को पूछ रहा है। बोलिए भाई। बोलिए बनवारी लाल जी। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। देखिए, फॉर डिस्चार्ज क्यू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज एन। ठीक है, फॉर डबल द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को दोगुना करना है विद द सेम हेड, हेड आपका कांस्टेंट है एच, देन द स्पेसिफिक स्पीड विल बी, आपका स्पेसिफिक स्पीड कितना होना चाहिए? तो देखिए, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, देन इफ यू आर द डबल द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को आपको क्या करना है? 2Q करना है। ठीक है, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। ठीक है, ये चीज हमको निकालनी है, तो इसे आप लिख ऐसे ऐसे सॉल्व करिए जब भी ये क्वेश्चन है। ये तो हम जा रहे हैं क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बनवाई लाल जी बोले हैं डबल। ठीक है, तो इसको नहीं, इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे ही ऐसे निकाला करिए। तो आप जब भी ये रिलेशन ऐसा आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास Q है फिर N है, तो हम क्या रखेंगे? Q बराबर क्या हो गया? Q बराबर Q हो गया, जो कि ये दिया हुआ है। और सेकंड में क्या करना है आपको? 2Q इज इक्वल टू N1 कितना है? ये N है, और N2 बराबर कितना है? ये इसको हमको निकालना है, इसको हम लिख लेंगे x। ठीक है, ये Q कट गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? 1/2 इज इक्वल टू N/x। तो आपका कितना निकल आया? ये आपका चले जाएगा इधर और ये चले जाएगा इधर, मतलब x बराबर 2n। समझ में आया? कितना हो गया? डबल। तो दैट इज 4 इज द राइट आंसर।
फॉर डबल द डिस्चार्ज विद द सेम हेड द स्पेसिफिक स्पीड इज, मतलब फॉर डिस्चार्ज देखिए, मतलब ये Q और N के बीच में रिलेशन पूछा और कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये सब आए हुए क्वेश्चन है ना आपके, मैं सारा जो अभी तक हुआ है उसे निकाल के बता रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, इसमें से कौन सा पंप है जो कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। मैंने आपको दो पंप पढ़ाया है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, एक दूसरा काइनेटिक, टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी या फिर प्रेशर एनर्जी। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप, वेन पंप, गियर पंप, ये तीनों ही आपका कैसा पंप है, ये तीनों ही आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। ठीक है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ही ऐसा पंप है जो कि बनवारी लाल जी का आंसर अभी तक आना था, बनवारी लाल जी आपका आंसर अभी तक आया नहीं, समझ भी नहीं आया क्या दिक्कत है। बहुत ही आसान सवाल था, बनवारी लाल जी का आंसर आया नहीं, चलिए कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और बाकी सारे के सारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसमें पिस्टन लगा होता है, इसमें पिस्टन लगा होता है, ये भी पिस्टन वाला है। ये रैम वाला है, वेन वाला, और ये भी रैम वाला। तो रैम और पिस्टन के जो पंप होते हैं उसे हम रेसिप्रोकेटिंग के टाइप में ही लाते हैं या फिर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर पर रखा जाता है। चलिए बनवारी लाल जी का आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपका फिर वो इस पंप है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव डिस्प्ले, इसमें कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, मतलब मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें रैम या फिर पिस्टन का उपयोग हो रहा हो, रैम या फिर पिस्टन का उपयोग हो रहा हो। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये जेट पंप भी क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है, ये भी ये दोनों कट गए। ठीक है, बनवारी लाल जी बिल्कुल रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने कल पढ़ाया है आपको। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, एफिशिएंसी बराबर मैंने कल आपको बताया है द प्रोडक्ट ऑफ मैनोमेट्रिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी, प्रोडक्ट ऑफ मैनोमेट्रिक एंड हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, की रेशियो ऑफ मैकेनिकल एफिशिएंसी टू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। कल ही मैंने पढ़ाया आपको ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। बनवारी लाल जी बोलिए, कल की क्लास में आप थे? देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए पंप दैट इज, मैंने आपको कल मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी की बात जब भी करेगा तो ये बात याद रखिए, दैट इज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये दैट इज मल्टीप्लाई, ये इसको के बोलते हैं, हर का अलग होता है, और ये मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है। ठीक है, वन होगा, दैट इज वन इज द आंसर। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है,
overall efficiency of a centrifugal pump is the product of manometric efficiency and mechanical efficiency. ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी देखिए, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कल मैंने जो बताया था, 2 मिनट रुकिए, आपको फिर से समझा देता हूं मैं एक बार। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बराबर क्या बताया था मैंने, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में क्या बताया था कि आपके पास सबसे पहले आपका सक्शन हेड, फिर डिलीवरी हेड, प्लस देखिए, प्लस आपका सक्शन हेड का फ्रिक्शन को जो ओवरकम कर रहा, प्लस डिलीवरी हेड का जो आपका ओवरकम कर रहा, प्लस आपके द्वारा जो मोटर के द्वारा जो इसमें एफिशिएंसी दी जा रही है, तो उसको क्या बताया था मैंने, v²/2g, मोटर के स्क्वायर द्वारा जो दिया जा रहा है वो यह स्पीड दी जा रही है। तो ये चारों का चारों आपका क्या हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका सारा हो गया मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, जो एज ए मैकेनिकल वे पे, ठीक है, जो आप उसको अंदर क्या बोला जाए, प्रोवाइड करा रहे हैं, पावर, इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हैं ना, ये जैसे ये जो दे रहे हैं, तो इसी को प्रोडक्ट को हम कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, जब मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी से ये जो पूरी है इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए मैकेनिकल एफिशिएंसी से, तो उसे हम कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज द प्रोडक्ट ऑफ, लिख भी लीजिए इसे नोट्स में कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है मैकेनिकल एफिशिएंसी से, तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकल आती है। देखिए, ये अब ये क्वेश्चन भाई आपके लोग बताएंगे, बनवारी लाल जी को बताना, ये क्वेश्चन कल मैंने इसको पढ़ाया है। फॉर द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ पंप, ए सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द हेड रिक्वायर्ड H and the discharge to be maintained Q is generally expressed। किसमें बोल रहा है, H और Q में। H क्या है, हेड और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। हेड और क्वांटिटी आज की क्लास में हुआ है, ये हेड एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, आज ही की क्लास में हुआ है। हेड और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। आज ही क्लास में, रुकिए दिखाता हूं मैं कहां पास हुआ है। जो मैंने कर्व वाला लाइन पढ़ाया था, ये देखिए, ये स्पीड के रेस्पेक्ट में था। ये देखिए, ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व कैसा है, ये हेड आपका, सबसे पहले हेड और इसके क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो बनवारी लाल जी का मेरे हिसाब से आंसर आ गया है। बनवारी लाल जी ने क्या बताया है, बनवारी लाल जी ने अभी तक आंसर नहीं बताया ना, कि बनवारी लाल जी कहे लीनियर इक्वेशन। बनवारी लाल जी हेड और क्वांटिटी के बीच में है, आप क्या बोल रहे हैं, क्वांटिटी और स्पीड के बीच में जब रिलेशन आता है तब लीनियर इक्वेशन बनता है। एक पीडीएफ और खोल लो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी आप लोगों को। देखिए, मैंने आपको क्या बताया है, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, तब ये बनाएगा लीनियर, इसे आप लोग रट लीजिए, लीनियर, ठीक है, सॉरी, तब ये बनाएगा स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, क्वांटिटी। अब जब हेड और इसके बीच में, स्पीड के बीच में पूछे, तब आप लिखेंगे पैराबोला। ठीक है, जब आपका पावर और स्पीड के बीच में पूछे, इंपेलर के स्पीड के बीच में, तब आप लिखेंगे क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, अब इसको साइड कर दीजिए। मैंने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या बताया है कि अगर आपका हेड और क्वांटिटी के बीच में पूछ रहा है, ठीक है, फिर आपका एफिशिएंसी ई से, एफिशिएंसी इज दैटली, अगर आपका एफिशिएंसी और सॉरी यहाँ पर हेड और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, एफिशिएंसी और क्वांटिटी के बीच में पूछ रहा, या ब्रेक हॉर्स पावर और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा, तब इसका आएगा पैराबोला। ये होता है पैराबोला, जो कि मैंने आपको डायग्राम पे आज ही पढ़ाया है कि ये हेड का क्या होता है, यहां से होकर के ऐसे जाकर के ऐसे गिरता है, और ये भी एफिशिएंसी का कर्व भी पैराबोला ही बनाता है। आपका बीएचपी का जो कर्व है वो भी क्या बनाता है, पैराबोला ही बनाता है। ये तीनों ही केस में क्या है, ये क्वांटिटी है और ये आपका हेड है, एफिशिएंसी है और बीएचपी है। ये बात याद रखिए। बनवारी लाल जी ने जो ए आंसर बताया है गलत बताया है, क्योंकि जो ए आंसर है हेड और क्यू के बीच में पूछ रहा है। अगर क्यू क्वांटिटी और स्पीड के बीच में पूछता तब ये होगा। ठीक है, तो दोनों को मिलाइए नहीं बनवारी लाल जी। इसका जो एक्चुअल आंसर होगा दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन, सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको डाल भी दिया है। इसमें देखिए हेड कैसा आ रहा है, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम दिए दे, डिस्चार्ज क्यू है, क्यू इज अ डिस्चार्ज, और आपका हेड पावर एफिशिएंसी। तो कैसा बन रहा है, ये देखिए, ये हेड वाला जो हेड और क्वांटिटी के बीच में है तो कैसा है, ये पैराबोला टाइप का है। वैसे ही एफिशिएंसी का कर्व भी देखिए पैराबोला ही जा रहा है। आपका बीएचपी का जो पावर है, ब्रेक हॉर्स पावर, ये भी आपका पैराबोला ही जा रहा है। ठीक है, कब, जब स्पीड कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपका एक न्यूमेरिकल है जिसे मैं कल आपको बताऊंगा। इसे मैं इसे आज पीडीएफ में डाल दे रहा हूं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, इसे करना कुछ नहीं है, चलिए बता ही देता हूँ। चलिए, ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, जैसे अभी बताया हूँ। ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप having an impeller diameter 127 mm delivers a power of 12 horsepower. If the impeller diameter is changed to 254 mm, what is the power if the other parameters are kept constant? बहुत ही अच्छा सवाल है। पावर पहले क्या था, इम्पेलर का डायमीटर कितना था, 127 mm का। बाद में पावर आपका क्या है, पूछ रहा है कि अगर आपका इम्पेलर का जो डायमीटर है वह 254 हो जाए mm में। देखिए ये भी mm में है, ये भी mm में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये एचपी में है, पावर आपका एचपी में, हॉर्स पावर दिया हुआ और एचपी में ही पूछा है। तो पावर और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, मैंने क्या बोला था, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ इम्पेलर का 3 टाइम्स। ये मैंने बताया था आपको, बनवारी लाल जी बताया था कि नहीं बताया था। ठीक है, लेकिन उसमें हमने क्या बोला था, ये कब है, जब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था कि सारी चीजें कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी बराबर क्या होता है, पाई डी एन, और पर सेकंड के हिसाब से 60 कर दीजिए, तो वहां डायमीटर भी क्या आ रहा था, डी का क्यूब। अभी आज सुबह ही जब मैंने, ये देखिए, आज जब मैंने आपको सुबह ही ये चीजें पढ़ाई हैं, ये देखिए इस प्रॉब्लम देखिए क्या आ रहा है, रो जी पाई स्क्वायर, ये देखिए डी स्क्वायर, इसलिए मैं बोला था डी स्क्वायर एन स्क्वायर, जब सबको मल्टीप्लाई किए तो लास्ट में क्या आया था, दूसरे पेज पे है क्या ये, हाँ ये देखिए यहाँ क्या आया है, पावर इक्वल टू रो पाई का क्यूब डायमीटर का क्यूब, डायमीटर ऑफ इम्पेलर एरिया मल्टीप्लाई
मतलब n का भी क्यूब होगा, मतलब जो इम्पेलर का स्पीड है उसका 3 टाइम्स, और डायमीटर का भी 3 टाइम्स, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बोला था कि बेसिक फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। तो कहाँ चला गया आपका, ये है। ठीक है, तो डायमीटर का भी क्यूब। तो अब इसमें क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व करने कैसे बोला हूँ, P1, इसको सॉल्व ऐसे करिए, P1 बाई P2 इज इक्वल टू D1 का क्यूब अपॉन D2 का क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करना है, अब P1 बराबर कितना दिया हुआ है, 12 HP, उस समय कितना है डायमीटर, 127 mm। ठीक है, तो आप एक काम करिए, P1 बराबर दिया हुआ है आपका 12 इज इक्वल टू 127 का होल क्यूब, डिवाइडेड बाई P2 निकालना है तो उसे x लिख लीजिए, और डिवाइडेड बाई D2, डायमीटर कितना कर दिया है, 254। अब क्या करना है, 254 का होल, 254 का होल क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों का होल क्यूब, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करिए कि 127 बाई 254 का होल क्यूब इज इक्वल टू 12 बाई एक्स। दैट लिख लीजिए, तो 127 बाई 254 करिए तो आपका पक्का कुछ ना कुछ कट के आ जाएगा। ये नंबर कटेंगे, 127 डिवाइडेड बाई 254। ठीक है, तो ये जब आ रहे हैं तो ये आपका आ रहा है कितना, 0.5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 12/x। ठीक है, 0.5 ना करके इसको कर लीजिए 1/2। 0.5 मतलब कितना हो गया, 1/2, यही तो हुआ ना, इसी को तो 0.5 फिफ्टी 1/2 को। ठीक है, ये एक काम करिए, इससे आपको पॉइंट में जो दिक्कतें आ रही वो नहीं आएगी। तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब इज इक्वल टू 12/x। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4, 4 2 8। ठीक है, x इधर गया, 8 इधर गया, तो आपका टोटल हो गया x इज इक्वल टू 12 गुणित 8, 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 8 1 जा 8 और 9, 96 हॉर्स पावर। देखिए चौथा, 9 फोर्थ इज द राइट आंसर, 96 हॉर्स पावर। क्लियर है सभी को? ठीक है, बनवाई लाल जी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बनवारी लाल भैरवा जी का भी फोर्थ आंसर आ गया। चलिए, ये समझ में आ गई है, इसका मतलब आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ उसके बारे में जानेंगे, और मेगाटार पंप जो मैंने छोड़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इस पंप के क्लास को हम क्लियर करके नया टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।